सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hi guys, welcomes you. Today we are going to learn the lesson number 15 and the lesson is my district and my state. So students, पहले हमने पढ़ा डायरेक्शन, उसके बाद हमने पढ़ा मैप्स, अब हम पढ़ रहे हैं मैप्स के अंदर मेरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में. ओके, सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग लेसन एंड ऑल दिस लेसन आर कनेक्टेड टू ईच अदर. इसलिए अगर आपने उन वीडियोस को पहले नहीं देखा है या उन लेसन्स को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले उन लेसन्स को पढ़ लीजिए, क्योंकि सारे लेसन जो स्टूडेंट्स ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है और रिलेटेड है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट लेसन नंबर 15, माय डिस्ट्रिक्ट एंड माय स्टेट. सो लुक हियर, स्टडी अ बिग ट्री इन योर लोकेलिटी यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट. अब इस ट्री के बारे में स्टडी करेंगे. क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ट्री. ट्रीज के डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं. ट्रीज हैज अ लीव्स, ओके, स्टॉक, ब्रांचेस होती हैं, फ्लावर्स होते हैं. ओके, लीव्स होती हैं, स्टॉक होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, ओके, फ्रूट्स होते हैं. अलग सब अलग अलग पार्ट्स है ट्रीज के. विच दीज पार्ट्स आर सीन ऑन द ट्री, मोस्ट ऑफ देम. विच ऑफ दीज पार्ट आर सीन ऑन द ट्री, मोस्ट ऑफ देम. सबसे ज्यादा पार्ट कौन से दिखाई देते हैं हमें दिखाई देते हैं ब्रांचेस, लीव्स और ट्रंक्स. ओके, तो ये हो गई ट्रंक बड़ी वाली, इसकी ये होगी ब्रांचेस. यहाँ पर देखिए दीज आर ऑल ब्रांचेस, ये ब्रांचेस है छोटी छोटी. ओके, ये छोटी छोटी ब्रांचेस है और ब्रांचेस में लगी हुई छोटी छोटी लीव्स है. ओके, सो विच ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ट्री एंड व्हाट इज इट अटैच्ड टू. सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो है ट्री का वो है लीव्स. ओके, और ये लीव्स किससे अटैच होती है. लीव्स जो है ये छोटी छोटी ब्रांचेस से अटैच्ड है. ओके, सो अ ट्री हैज अ मेनी स्मॉल ब्रांचेस. ट्री को बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचेस होती है. देखो सबसे पहले देखते हैं ट्रीज के बारे में. ये ट्री है, ये ट्री का है ट्रंक, मतलब सबसे बड़ा वाला जो एरिया होता है वो. उसके बाद देखिए इसकी सब ब्रांचेस है, बड़ी बड़ी ब्रांचेस. फिर ये बड़ी बड़ी ब्रांचेस छोटी छोटी ब्रांचेस में आ जाती है. फिर ये छोटी छोटी ब्रांचेस देखिए इस तरह से दिखाई देती है. फिर इन छोटी छोटी ब्रांचेस में और छोटी छोटी ब्रांचेस होती है जिसे हम ये कहेंगे. ओके, और फिर यहाँ पर होते हैं लीव्स. तो ये सब छोटे छोटे पार्ट्स हैं ट्री के और इन सब चीजों से मिलकर एक ट्री ओके पूरा रेडी होता है. अ ट्री हैज मेनी स्मॉल ब्रांचेस, व्हाट आर दे अटैच्ड टू. हाउ मेनी बिग ब्रांचेस डज द ट्रंक ऑफ ट्री हैव. ट्री को कितने बड़े बिग ब्रांचेस, तो बहुत सारे ऐसे मतलब गिन सकते हैं ऐसे ब्रांचेस होते हैं ट्री को. ओके, सो टू बी कंप्लीट अ ट्री मस्ट हैव सेवरल कंपोनेंट. ट्री को पूरा कंप्लीट करने के लिए कुछ कंपोनेंट की जरूरत है, जैसे कि लीव्स की जरूरत है, स्मॉल ब्रांचेस चाहिए, बिग ब्रांचेस चाहिए और ट्रंक चाहिए. इन सब चीजों से मिलकर एक ट्री कंप्लीट होता है. इन द सेम वे आवर स्टेट टू इज अ मेड अप ऑफ मेनी सेटलमेंट. इसी तरह से हमारे स्टेट में भी बहुत सारे सेटलमेंट है. सबसे पहले छोटे छोटे गांव, फिर उसके बाद थोड़े छोटे शहर, उसके बाद उससे थोड़े बड़े शहर और उसके बाद उससे बड़े शहर जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कहेंगे. तो विलेज, टाउन, तालुकाज एंड डिस्ट्रिक्ट. विलेज, टाउन, तालुकाज एंड डिस्ट्रिक्ट. विलेज मतलब गांव, टाउन मतलब गांव से थोड़ा बड़ा, तालुका मतलब तहसील प्लेस जो टाउन से भी थोड़ी बड़ी होती है, और डिस्ट्रिक्ट तालुका से भी बड़ी होती है. ओके, तो ये अलग अलग पार्ट्स है हमारे स्टेट के और इन सबसे मिलकर हमारा स्टेट बनता है, हमारा राज्य बनता है, दैट इज अ महाराष्ट्र. सो यू विल अंडरस्टैंड दिस बेटर बाय लुकिंग एट द डायग्राम ऑन द फेसिंग पेज. ओके, तो ये जो पेज है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये डायग्राम है, यहाँ से आप अच्छे से समझ सकते हैं. ओके, लुक एट हियर, लुक हियर, दिस इज महाराष्ट्र, दिस इज द मैप ऑफ महाराष्ट्र. ये महाराष्ट्र का मैप है. अब महाराष्ट्र के मैप में हमने एक डिस्ट्रिक्ट को उठाया जो है गढ़चिरौली. ओके, ये डिस्ट्रिक्ट है गढ़चिरौली. आइए इस डिस्ट्रिक्ट को थोड़ा सा जूम करके देखते हैं. ये हमने इस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर जूम कर दिया, थोड़ा बड़ा कर दिया. ओके, ये हो गया गढ़चिरौली. अब ये अब गढ़चिरौली में यहाँ पर देखो आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है. यहाँ पे है सिरोंचा, अहेरी,
भामरागढ़, देन एटापल्ली, उसके बाद है मलचेरा, फिर चारमोशी, देन ये गढ़चिरौली ये डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद ये है धानोरा, आरमोरी, देसाईगंज, कुरखेड़ा और ये है कोरची। ओके, तो ये इतना यहाँ पे जो छोटा सा आपको गढ़चिरौली दिख रहा है उसमें आपको ये बड़े बड़े तहसील्स दिखाई देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहां से एक तहसील को उठाएंगे जो है आरमोरी। आरमोरी को थोड़ा जूम करके देखते हैं तो ये है आरमोरी तालुका, और आरमोरी तालुका में एक छोटा सा प्लेस हमने उठाया ये। ओके, तो ये है उस प्लेस को जिसके कहते हैं वैरागढ़ विलेज। एक गांव है वैरागढ़ विलेज का, मतलब आरमोरी तालुका के अंदर ये अलग अलग गांव है, इसमें से इसको हमने उठाया था वैरागढ़ विलेज। मतलब आप देख सकते हैं कि ये कितना वास्ट है, यहाँ दिखता छोटा सा है पर ये काफी बड़ा है, बहुत वास्ट है। ओके, मैन बिगन टू फार्म द लैंड, इंसान ने खेती करना शुरू किया था। हिज फील्ड वेयर नियर वाटर, और इंसान ने जब भी, देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम प्लांट लगाते हैं तो वी हैव टू वाटरिंग द प्लांट, हमें पानी की जरूरत पड़ती है क्योंकि बिना पानी के प्लांट नहीं जाएंगे। तो इंसान ने जब खेती करना शुरू किया तो खेती करने के लिए सबसे पहले उसने जमीन ढूंढा, पर कौन सी जमीन ढूंढा, उसने वाटर वाली जमीन ढूंढा, जहां पानी होंगे वही खेती होंगी। समझ में आया? He settled near his farms and began to live there, वहां पर नदी के किनारे उसने अपने घर बनाए, वहीं पे खेती करने लगा, वहीं पे रहने लगा। इन दिस वे हार्मलेस एंड सेटलमेंट वेयर फाउंड, जिसकी मदद से हैमलेट्स एंड सेटलमेंट, वहां पे जो गांव, छोटे बड़े गांव वहां पे बसने लगे। दीज हैमलेट्स एंड सेटलमेंट ग्रू न्यू इनटू विलेज। अब ये जो छोटे छोटे कस्बे थे या सेटलमेंट थे, ये हैमलेट्स ये किस में बदलने लगे, छोटे छोटे गांव में बदलने लगे। और ये जब गांव डेवलप होते गए तो ये तहसील, टाउन और सिटीज, शहरों में बदलने लगे। ओके, अब यहां पर देखते हैं, ये वैरागढ़ विलेज है, ये आरमोरी के अंदर आता है। आरमोरी ये गढ़चिरौली में, गढ़चिरौली कहां आता है, ये महाराष्ट्र के अंदर, ये हमारा इतना बड़ा महाराष्ट्र। ओके, सो कलर द टाउन तालुका डिस्ट्रिक्ट गिवन बिलो इन डिस्ट्रिक्ट द कलर। ओके, by following the picture given here you can see how village, cities and towns form a taluka from the district and district from state। इस पिक्चर से आप देख सकते हो कि कैसे तालुका बना है, तालुका से डिस्ट्रिक्ट बना, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट बना है। तो देखिए ये छोटी छोटी तालुका है, ये अलग अलग तालुका मिलकर एक गढ़चिरौली बना है। ऐसे बहुत सारे गढ़चिरौली जैसे जिले पूरे महाराष्ट्र में हैं और इन सब जिलों से मिलकर महाराष्ट्र बना है। आप कौन से जिले में रहते हैं ये मुझे नहीं पता, मैं मेरा जिला बता दूं, मेरा जिला है ये गोंदिया। लास्ट वाले लेसन में भी हमने बताया था ये मेरा डिस्ट्रिक्ट है। तो ऐसे गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, नागपुर, भंडारा, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, वाशिम, हिंगोली, नांदेड, परभणी, जालना, बुलढाणा, बीड, लातूर, जळगाव, धुळे, नाशिक, नंदुरबार, औरंगाबाद, पुणे, मुंबई, सातारा, रत्नागिरी, सांगली, कोल्हापूर, रायगढ़, ठाणे, पालघर, ओके, उस्मानाबाद, बीड, जालना, ये सब मिलाकर हमारा महाराष्ट्र बना हुआ है। ओके, तो आप देख सकते हैं महाराष्ट्र कितना वास्ट है। और जब एक तालुका के अंदर इतने सारे गांव आते हैं तो एक जिले के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने होंगे, और एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर इतने हजारों गांव आते हैं तो हमारे पूरे महाराष्ट्र में कितने विलेजेस होंगे। नाउ लुक हियर, द फिजिकल मैप ऑफ आवर स्टेट इज गिवन बिलो, स्टडी इट केयरफुली एंड राइट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, इसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने हैं भाई। और साथ में क्या है, देखिए ये सिंबल है रिवर का सिंबल, रिवर, घाट पास, पीक मतलब शिखर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और लेक रिजर्वियर, ये सब अलग अलग सिंबल्स है। ओके, नाउ इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको करने। व्हाट इज द नेम ऑफ माउंटेन द स्प्रेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आवर स्टेट, नॉर्थ से साउथ की तरफ जो माउंटेन फैला हुआ है वो कौन सा है, नॉर्थ से साउथ। तो आइए सबसे पहले चलते हैं नॉर्थ टू साउथ। ओहो, देखिए स्टूडेंट्स, तो लुक हियर, लेट मी मूव द पेज फर्स्ट। इस पूरे पेज को हम थोड़ा मूव कर लेते हैं सबसे पहले, थोड़ा रोटेट कर लिया हमने। ओके, सीधा कर लिया ताकि आपको समझने में आसानी हो और मुझे समझाने में। सो लुक हियर,
नाउ दिस पेज हैज बीन रोटेटेड, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यू कैन लुक एट हियर स्टूडेंट, ये है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ओके, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कोणता जो है क्या दिया हुआ है, लेट्स मी, माउंटेन स्प्रेड फ्रॉम नॉर्थ साउथ स्टेट। नॉर्थ साउथ स्टेट में कौन सा माउंटेन फैला हुआ है, नॉर्थ और साउथ स्टेट, ये है, ये सतपुड़ा माउंटेन। ओके, ये नॉर्थ में है। ओके, तो अलग अलग ऐसे माउंटेन के नाम आप यहाँ पर आप बता सकते हो। ये इमेज काफ़ी हैवी है जो मेरे सिस्टम में वर्क नहीं कर रही है, तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चंस के मैं आंसर क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको सारे चीज वहां से ढूंढने हैं। व्हाट इज द नेम गिवन टू द रीजन टू द वेस्ट ऑफ हिज माउंटेन? व्हाट इज द नेम गिवन टू रीजन मत टू द वेस्ट ऑफ हिज माउंटेन? माउंटेन के हिसाब से, माउंटेन के अकॉर्डिंग वहां के एरिया को नाम दिया गया है, इसके पीछे का कारण क्या है? ऑन द शोर ऑफ विच सी डज दिस रीजन लाई? ओके, इस एरिया के आसपास जहां माउंटेन है वहां पर कौन सा समंदर है, उसका भी नाम मैप में है, ढूंढिएगा। व्हाट इज द एरिया टू ईस्ट टू द सह्याद्री माउंटेन कॉल्ड? जहां पर सह्याद्री माउंटेन है ईस्ट में, उस एरिया को क्या कहते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ माउंटेन इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ आवर स्टेट? हमारे स्टेट के नॉर्थर्न पार्ट में, मतलब नॉर्थ वाले एरिया में जो माउंटेन है उसका नाम क्या है? Which is the river in our state and which flow from east to the west? हमारे स्टेट में कौन सी ऐसी रिवर है जो ईस्ट से वेस्ट की ओर फ्लो होती है? उसके बाद राइट द नेम ऑफ टू रिवर विच फ्लो फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। ऐसी दो नदियों के नाम बताइए, दो नदियां जो नॉर्थ वेस्ट जाती हैं और दो नदी जो साउथ ईस्ट जाती है। राइट द नेम ऑफ एनी टू रिवर विच हैव देयर ओरिजिन इन द सह्याद्री माउंटेन एंड फ्लो इनटू द अरेबियन सी। ऐसी दो नदियों के नाम बताओ जो सह्याद्री माउंटेन से निकलती है और अरबियन सी तक जाती है। सो स्टूडेंट्स, राइट द नेम ऑफ एनी टू रिवर विच हैव देयर ओरिजिन इन द सह्याद्री माउंटेन एंड फ्लो इनटू द अरेबियन सी। कौन से ऐसे दो नदियां हैं जो सह्याद्री माउंटेन से निकलती है और अरेबियन सी में जाके मिलती है? फाइंड द रेंज विच ओरिजिनेट इन द सह्याद्री माउंटेन। फाउंड द रेंज विच ओरिजिनेट इन द सह्याद्री माउंटेन। रेंज मतलब रांग, सह्याद्री पर्वत की रांगा, म्हणजे पहाड़ी जो होती है, ऐसी पहाड़ी, बहुत सारी पहाड़ी जो होती है उसको रेंज कहते हैं। ओके, रेंज। तो फाइंड द रेंज, ऐसे रेंज को ढूंढिए विच ओरिजिनेट इन सह्याद्री माउंटेन, जो सह्याद्री माउंटेन से बनती है, एंड स्प्रेड टू द ईस्ट, और ईस्ट की ओर, ईस्ट डायरेक्शन की ओर बढ़ती चली जाती है, और उनके नाम भी आपको लिखने। देन राइट द नेम ऑफ एनी थ्री डैम्स शोन इन द मैप, और मैप में कोई बहुत सारे डैम्स दिखाए हुए, कोई भी तीन डैम्स के आपको नाम लिखने। विच रिवर आर दीज डैम्स बिल्ट ऑन, और जिन नदियों के आप नाम लिखेंगे उन नदियों पर कौन से डैम्स बनाए गए हैं उनके भी आपको नाम लिखने। नेम द इंपॉर्टेंट घाट इन द सह्याद्री माउंटेन। सह्याद्री माउंटेन में अलग अलग घाट हैं, उसमें से जो इंपॉर्टेंट घाट है उनके आपको नाम लिखने। डू यू नो मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, नागपुर इज द सेकंड कैपिटल। हमारे महाराष्ट्र स्टेट का सबसे बड़ा कैपिटल है मुंबई, ओके, और उससे थोड़ा जो छोटा दूसरा कैपिटल है वो है नागपुर। अकॉर्डिंग टू इट्स फिजिकल फीचर्स महाराष्ट्र इज डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन। महाराष्ट्र तीन रीजन में डिवाइड है, एक है कोस्टल रीजन, दूसरा द माउंटेन रीजन, और एक है प्लेट्यू रीजन। ओके, आइए इन सब के बारे में समझते हैं। कोस्टल रीजन मतलब समान जमीन जहां पर कुछ नहीं, माउंटेन जहां पर पर्वत होते हैं, और प्लेट्यू जहां पर पठार। प्लेट्यू देखिए, जो पर्वत होते हैं, जो पहाड़ियां वो पर्वत हो गए। जो प्लेट्यू मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे देखिए यहां पर मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं, ये पहाड़ी है, इसे हम कहेंगे माउंटेन। ओके, इसे हम कहेंगे माउंटेन। जो प्लेन है वो कोस्टल एरिया हो गया, जो प्लेन जमीन है। और जो ऐसा एरिया होता है, ये पहाड़ है, और फिर इधर से प्लेन है, फिर ये पहाड़ है, फिर इधर से प्लेन है, ऊपर से पूरा प्लेन होता है। तो ये जो यहाँ पे ये जो प्लेन पोर्शन है, यहाँ पर पूरा गांव बसा होता है, एक शहर गांव बसा होता है।
इसे कहते हैं पठार, प्लेट्यू। ओके, तो इसे कहते हैं प्लेट्यू एरिया। ये हो गया माउंटेन वाला एरिया, यहां पर शहर वगैरह बसे होते हैं, ये माउंटेन एरिया हो गया, ये प्लेट्यू एरिया हो गया। ओके, और ये जो समतल जमीन है उसकी कोस्टल। द सतपुड़ा माउंटेन इज इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। सतपुड़ा माउंटेन महाराष्ट्र के नॉर्थ एरिया में है। ओके, द हाईएस्ट पीक इन द सतपुड़ा माउंटेन इज अस्तंबा। जो सतपुड़ा माउंटेन में जो सबसे ऊंचा पर्वत जो है, ओके, वो अस्तंबा उसका नाम है। द सह्याद्री माउंटेन आर ऑल्सो कॉल्ड वेस्टर्न घाट या फिर कड़सूबाई। जो सह्याद्री माउंटेन है उसे वेस्टर्न घाट भी कहते हैं या फिर कलसूबाई पर्वत, कड़सूबाई घाट भी कहते हैं। इन दिस माउंटेन इज द हाईएस्ट पीक इज महाराष्ट्र। इस माउंटेन की सबसे ऊंची पीक जो है वो महाराष्ट्र में है। सह्याद्री माउंटेन जो है एमपी तरफ भी जाता है। ओके, सतपुड़ा, सह्याद्री इसके हिसाब से। पर अगर हम देखेंगे तो हमारे महाराष्ट्र में सबसे ऊंचा पार्ट जो है अस्तंबा हमारे महाराष्ट्र में आता है। द अरबियन सी इज टू द वेस्ट ऑफ द स्टेट। और अरबियन सी जो है वो स्टेट के वेस्ट वाले पार्ट में है। ओके, वेस्ट रीजन में। कैन यू टेल रीजन्स ऑफ हाई, मॉडरेट एंड लो रेनफॉल? देखिए, रीजन ऑफ हाई रेनफॉल जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, मॉडरेट मतलब जहां पर मीडियम बरसात होती है, और लो जहां पर बहुत कम बारिश होती है। ऐसे अलग अलग एरिया दिखाए। जहां पर ये जो ज्यादा डार्क आपको दिख रहा है, ओके, लुक एट हियर, मोस्ट डार्क प्लेस, ये जो ज्यादा डार्क दिखाया जाए यहां पर हैवी रेनफॉल या ज्यादा बारिश होती है। और ये जो एरिया यहां पर कम बारिश होती है, और ये जो ब्लू एरिया यहां पर बहुत ही कम बारिश होती है। ओके, आइए अब देखते हैं हैवी रीजन विथ हैवी रेनफॉल। तो देखिए, गोंदिया, भंडारा, नागपुर का थोड़ा पोर्शन, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, यहाँ पर ज्यादा बारिश होती है। उसके बाद पालघर, थाने, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, यहाँ पर ज्यादा बारिश होती है। फिर इधर ये पोर्शन जो यहाँ ज्यादा बारिश होती है, यहाँ पर भी ज्यादा बारिश। बाद में ये जो पोर्शन आपको दिखा रहा है, नागपुर, वर्धा, यवतमाल, अमरावती, अकोला, वाशिम, हिंगोली, नांदेड़, परभणी, बीड, लातूर, जालना, बुल्ढाना, औरंगाबाद, ये सोलापुर, ये इधर ये जो पोर्शन है यहाँ पर कम बारिश होती है। उसके बाद ये जो है पुणे, अहमदनगर, ये सोलापुर का कुछ पोर्शन, सांगली का कुछ पोर्शन, सातारा का कुछ पोर्शन, धुले का कुछ, यहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है। सो आर शोन इन द मैप, ये हमने पढ़ लिया। रेनफॉल हैज अ इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर। रेनफॉल के हिसाब से एग्रीकल्चर पर इफेक्ट पड़ता है। जैसी बारिश वैसी फसल। जहां पर कम बारिश होती है वहां पर कम पानी वाली फसलें उगाई जाती है, जहां पर ज्यादा बारिश होती है वहां पर ज्यादा पानी वाली फसलें उगाई जाती है। ओके, so a table is given next to the page is shown in the crop grown in the region of high, moderate and low rainfall। तो नेक्स्ट पेज में एक टेबल दी हुई है, वहां पर बताया गया कि जहां पर ज्यादा बारिश होती है वहां पर कौन सी फसलें लगाई जाती है, जहां पर कम बारिश होती है वहां पर कौन सी फसलें लगाई जाती है, और जहां पे बहुत ही कम बारिश होती है वहां पर कौन सी फसलें उगाई जाती है। सो लुक हियर, जहां पर सबसे ज्यादा हाई रेनफॉल होता है वहां पर राइस उगाया जाता है। जैसे हमारा जो गोंदिया, भंडारा और गढ़चिरौली वाला जो एरिया, यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है तो यहाँ पर राइस ज्यादा उगाया जाता है। जहां पर मीडियम होती है बारिश वहां पर जवार, तूर, सोयाबीन, और जहां पर लो बारिश होती है वहां पर जवार, बाजरा और मोठ बीन्स लगाई जाती है। तो आइए देखते हैं, फिर से चलते हैं। तो यहाँ पर पूरा राइस उगाया जाएगा, यहाँ पर भी राइस। ओके, उसके बाद जो यहाँ पे जवार, तूर, सोयाबीन, तो ये जो आपको लाइट ब्लू दिख रहा है, ओके, थोड़ा मॉडरेट ब्लू जो दिख रहा है, ये यहाँ पर जवार और सोयाबीन और तूर उगाई जाएंगी। और उसके बाद ये जो पोर्शन दिख रहा है यहाँ पर, इस पोर्शन में क्या उगाया जाएगा, जवार, बाजरा और मोठ बीन्स। ओके, नाउ ये फिर से एक यहाँ पर मैप है। मैप में देखिए राइस, जवार, बाजरा, तूर, सोयाबीन, अलग अलग सभी के सिंबल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ओके, आइए देखते हैं क्या कहता है मैप। द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप डिपेंड ऑन द क्लाइमेट। मतलब देखो कहां पर कौन सी फसल होंगी, ये वहां के क्लाइमेट पर डिपेंड करता है, वहां की बारिश पर डिपेंड करता है, वहां की मिट्टी पर डिपेंड करता है, वहां के वेदर पर डिपेंड करता है, वहां के हवामान पर डिपेंड करता है, वहां की सॉइल पर डिपेंड करता है, वहां की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है, वहां के वाटर पर डिपेंड करता है। मतलब पूरे के पूरे इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि वहां पर कैसी फसलें होगी, किस तरह की फसलें होने वाली। ओके, सो डिफरेंट रीजन ऑफ महाराष्ट्र गेट डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल। तो हमारे महाराष्ट्र में अलग अलग जगह अलग अलग अमाउंट में बारिश होती है। एज अ रिजल्ट देयर इज अ वेराइटी इन द क्रॉप ग्रोन, जिसके कारण वेराइटी अलग अलग, मतलब फसलों में हमें वेराइटीज दिखाई देती है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन इन महाराष्ट्र। हमारे महाराष्ट्र का सबसे मेन ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर।
ओके सभी जगह का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर ही है। एग्रीकल्चर इन द स्टेट डिपेंड मोस्टली ऑन रेनफॉल। हमारे राज्य में जो खेती होती है, एग्रीकल्चर जो होता है, जो फसलें उगाई जाती है, ये ज्यादातर डिपेंड है रेनफॉल पर, क्योंकि सभी सक्षम नहीं है, सभी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो बोरवेल से वाटर, ग्राउंड वाटर निकाल सके, इसलिए ज्यादातर लोग रेनफॉल पर ही डिपेंड होते हैं। दिस इज कॉल्ड रेनफीड, इन्हें हम रेनफीड कहते हैं या फिर जिरियाती। ओके एग्रीकल्चर इन सम प्लेस वाटर ऑब्टेन थ्रू इरिगेशन इज ऑल्सो यूज। कई जगह वाटर इरिगेशन के थ्रू ऑब्टेन किया जाता है, सिंचाई की जाती है। दिस इज कॉल्ड इरिगेटेड बागायती एग्रीकल्चर, मतलब जहां पर जमीन से पानी निकालकर सिंचाई की जाती है। ओके उसको हम कहते हैं, मतलब बारिश नहीं होती तब भी फसलें उगाई जाती है, तो उसलिए ग्राउंड वाटर को बाहर निकालकर फसलों को पानी पिलाया जाता है। द एग्रीकल्चर season that fall during the monsoon period is called kharif season, and that one that fall during the winter is called rabi season। तो देखिए जहां जब बारिश होती है, एक दो बात आपको ध्यान में रखना है, इस पे क्वेश्चन आंसर्स भी आपको आएंगे। जब बारिश होती है, बारिश के पानी से जो फसलें उगाई जाती है उसे खरीफ कहते हैं। खरीफ मतलब क्या हो गया भाई, बारिश। ओके और जब कुएं के पानी से, नदी के पानी से या जमीन के अंदर से बोर करके निकाले हुए पानी से, बिना बरसात, जब बरसात का समय नहीं होता, ऐसे समय में, विंटर के समय में जब खेती की जाती है उसे रबी कहते हैं। ओके तो बारिश की फसल खरीफ और विंटर में जो फसल होती है उसे हम कहेंगे रबी। समझ में आ रहा है? इन बात को ध्यान में रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आंसर्स आपको जरूर मिलेंगे आपके लिए। उसके बाद लुक एट द मैप। यहाँ पर मैंगो, चीकू, बनाना, ऑरेंज, कैश्यू नट्स, ग्रेप्स, कोकोनट्स, बीटल नट, ऑनियन, देन वेजिटेबल्स, टर्मरिक, कॉटन, शुगर कैन, ये सब अलग अलग जगह देखे। यहाँ पर आप दिख रहे हैं मैंगो, नट्स, ओके, शुगर कैन, ग्रेप्स, ऑनियंस, ओके, कॉटन, बनानाज, चीकू, एप्पल्स, है ना, ये सब अलग अलग फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं। सॉरी ऑरेंज जैसे, दिस इज नॉट एप्पल, इट्स लुक लाइक ऑरेंज। चित्र तो ऐसे बनाया गया जैसे एप्पल हो, बट इट्स ऑरेंज। ओके पिक्चर ऐसे बनाया गया जैसे एप्पल हो, बट कलर ऑरेंज जैसा दिया। ओके सो लुक इट्स ऑरेंज। ओके इट्स ऑरेंज। एप्पल हमारे महाराष्ट्र में नहीं होते हैं। तो अब देखिए इन पिक्चर्स को देखकर आपको नाम पहचानने हैं, ओके और बताना है कि कौन सी चीजें कहां पर उगाई जाती है। अब देखिए क्वेश्चंस क्या है, अंडरलाइन द नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट विच ग्रो ग्रेप्स। ग्रेप्स कौन उगाता है, उनके अंडरलाइन कीजिए। ग्रेप्स कहाँ पर होते हैं, जस्ट लेट्स चेक आउट द ग्रेप्स। ग्रेप्स ग्रेप, वेयर इज द ग्रेप्स, लुक हियर। ये देखिए सांगली में अंगूर है, ग्रेप्स। ओके देन सातारा, पुणे, ओके यहाँ पर ग्रेप्स उगाए जाते हैं। यू हैव टू फाइंड ऑल द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन इन योर बुक। सर्कल द नेम ऑफ कॉटन ग्रो डिस्ट्रिक्ट। हमारे डिस्ट्रिक्ट में, मतलब कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में हमारे स्टेट में कॉटन उगाए जाते हैं, तो कॉटन का निशान देखिए और उसे सर्कल कीजिए और लिख कर रखिए। सर्कल द सिंबल ऑफ द क्रॉप ग्रोन इन द ठाणे एंड राइट देयर नेम इन योर नोटबुक। ठीक है, जो फसलें थाने में उगाई जाती हैं, कौन कौन सी फसलें हैं उसके बारे में लिखिए। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज कोकोनट एन इंपॉर्टेंट क्रॉप, कहाँ पर कोकोनट है। ओके कोकोनट जैसी इंपॉर्टेंट क्रॉप कहाँ पर उगाई जाती है उसके बारे में आपको बताना है। वेयर इज द कोकोनट एंड द साइन ऑफ कोकोनट इज हियर। नो कोकोनट का साइन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, पर कोकोनट के बारे में देखिए कोकोनट ट्रीज दिए हुए हैं। सो विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रीज यू कैन से दैट, ओके आप यहाँ पे बता सकते हैं कि कोकोनो कहाँ पर है भाई, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, देन रायगढ़, ओके पालघर। ओके यहाँ पर कोकोनट सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं। देन फाइंड द डिस्ट्रिक्ट विच ग्रो ऑरेंज क्रॉप। ऑरेंज क्रॉप तो आपको पता है नागपुर, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, ओके इधर सबसे ज्यादा ऑरेंजेस होते हैं। फाइंड डिस्ट्रिक्ट विच ग्रो ऑरेंज क्रॉप, वो हो गया। ऑल द क्रॉप शोन अबाउ आर बेस्ड ऑन द इरिगेशन। ये सभी जो क्रॉप है ये इरिगेशन के बेस पर होती है, ये बारिश के इस पर नहीं होती है। ओके जमीन से पानी निकाला जाता है, सिंचाई की जाती है, इरिगेशन कहते हैं उसे। देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लाइमेट एंड सॉइल, और ये सब डिपेंड करता है उनके क्लाइमेट और सॉइल पर।
मिट्टी और उनके जो एनवायरनमेंट है उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी फसलें होंगी, किस तरह की फसलें होंगी, कैसे होंगी, कम होंगी, ज्यादा होंगी, सब वहां पे डिपेंड करता है। दे आर ऑल्सो नोन एज कमर्शियल और कैश क्रॉप। इसे कमर्शियल क्रॉप या फिर कैश क्रॉप भी कहा जाता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड आर यूज टू दिस क्रॉप्स। इस क्रॉप्स के लिए केमिकल फर्टिलाइजर मतलब जो केमिकली प्रोटीन्स होता है जो फसलों को दिया जाता है अच्छी फसल के लिए, उसके लिए केमिकल यूज किए जाते हैं। और कीड़ों को मारने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं ताकि फसल अच्छी रहे। ऑलवेज रिमेंबर द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप हैज राइजन। देखिए, केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर इसका यूज इसलिए किया जाता है कि फसल अच्छी होगी, बट हाउ एवर दिस रिजल्ट इन ग्रेटर सॉइल पॉल्यूशन, जिसके कारण मिट्टी खराब हो जाती है। क्योंकि आप क्या डाल रहे हैं मिट्टी में, केमिकल डाल रहे हो। केमिकल डालने से क्या होगा, मिट्टी खराब होगी। देखिए, आपको बुखार है, आपने गोली खाया, आपका बुखार सुधर जाएगा, ओके, आप ठीक हो गए। पर आप रोज रोज बुखार की टैबलेट खाएंगे तो क्या होगा, आपका बॉडी अंदर से खराब हो जाएगी, आपका लीवर डैमेज होने लगेगा। समझ में आ रहा है? आपको एक तरह की प्रॉब्लम थी, आपने टैबलेट खा ली, आपने सुधार ली अपने बॉडी को, ओके। पर आप रोज रोज उसी टैबलेट को खा रहे तो आपकी बॉडी एक दिन अंदर से पूरी खराब हो जाएगी और फिर कुछ भी हो सकता है। तो इसी तरह से हम बार बार ज्यादा केमिकल पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर का यूज अगर ज्यादा करेंगे, केमिकल वाले, ऑर्गेनिक नहीं। आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कितना भी डालो ना, कोई तकलीफ नहीं। पर अगर केमिकल फर्टिलाइजर की अगर आप बात करें, केमिकल अगर हम डालते हैं तो सॉइल पॉल्यूटेड होता है, मिट्टी खराब होंगी और नेक्स्ट जो क्रॉप होंगी वो अच्छी नहीं होगी। वी शुड यूज केमिकल फर्टिलाइजर स्प्रिंगली। हमें बहुत स्प्रैंगली मतलब बहुत सावधानी से हमें केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने, कम मात्रा में यूज करने। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर शुड बी यूज मोर। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आप ज्यादा यूज करते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मतलब क्या होता है, जैसे काऊ है, गाय ने गोबर कर दिया, काऊचे शेण जाला म्हणतो आपण, गाय का गोबर, गाय के गोबर को पहले सुखा दो, सूखने के बाद उसकी गैस पूरी निकल जाती है, उसका चूरा करते हैं। और वो जो जिसको बोलते हैं ना कंडे या फिर गौऱ्या जाला आपण म्हणतो मराठीमध्ये, ओके, उसको आप खेत में डाल दो, वो एक तरह का फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर काम करता है। इन दिस वे वी विल बी एबल टू प्रिवेंट हार्म टू इन्वायरमेंट। इससे हमें इन्वायरमेंट को हार्म होने से बचा सकते हैं। ओके, सो लुक इट हियर, विजिट अ फार्म, किसी खेत में जाइए अगर आपके आसपास है, या फिर अपने पेरेंट्स को बोलिए कि आपको खेत देखना है। मेक अ लिस्ट ऑफ द वेरियस क्रॉप ग्रो इन द डिफरेंट सीजन। अलग अलग सीजन में कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो होती है उसके बारे में पूछिए, लिस्ट बनाइए। डिस्कस विद फार्मर, फार्मर के साथ बातें कीजिए। द वेरियस मीन्स ऑफ इरिगेशन अवेलेबल टू द फार्म। ओके, इरिगेशन के लिए आप कौन कौन से साधनों का यूज करते हो, ओके, कौन कौन से चीजों का यूज करते हो इरिगेशन के लिए, उसके बारे में पूछिए। फाइंड आउट विच फैक्टर अफेक्टिंग फार्मिंग, फार्मिंग पर कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती है, गुड इफेक्ट बैड इफेक्ट जो भी होगा उसके बारे में पूछिए। यू विल रियलाइज दैट सेवरल डिफरेंट क्रॉप ऑन ग्रोन इन वन फील्ड। आपको पता चलेगा कि एक ही खेत में अलग अलग प्रकार की खेती की जाती है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर के हिसाब से और सीजन के हिसाब से। यूज योर ब्रेन पावर। द एडमिनिस्ट्रेटर डिवीजन ऑफ स्टेट आर गिवन बिलो, ऑब्जर्व देम एंड कलर दिस रीजन इन अ डिफरेंट कलर इन द मैप गिवन बिलो। देखिए, यहां पर क्या करना है, अलग अलग कलर में अलग अलग दिया हुआ है यहाँ पर, ओके, इसका अलग कलर, इसका अलग कलर, ये सब अलग अलग कलर में दिया हुआ है। आपको क्या करना है, आपको इसमें से ढूंढ के बताना है, पहचानना है कि ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट होगा, ओके। लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स, ओके। अब लैंग्वेज और डायलेक्ट क्या होती है, लैंग्वेज यानी भाषा और डायलेक्ट यानी बोली भाषा, ओके। समझ, देखो स्टूडेंट्स, मराठी गोंदिया में भी बोली जाती है, मराठी महाराष्ट्र में नागपुर में भी बोली जाती है, मराठी यवतमाल में भी बोली जाती है, मराठी वर्धा में भी बोली जाती है, सांगली में भी बोली जाती है, सातारा में भी बोली जाती है, पुणे में भी बोली जाती है, नांदेड़ में, परभणी में, औरंगाबाद में, उस्मानाबाद में, ओके, नासिक में, ठाणे में, रायगढ़ में, लातूर में, सतारा में, सब जगह मराठी बोली जाती है हमारे महाराष्ट्र में। पर आप हर जगह जाएंगे तो आपको मराठी अलग अलग टाइप से सुनने में मिलेगी। मराठवाड्याचे लोक काय ते वेगळ्याच प्रकारे म्हणतात, नागपुरीकरण ते वेगळेच म्हणतात। अब नागपुर वाले की मराठी मराठवाड़ा वाले सुनेंगे तो वो हंसने लगेंगे, क्योंकि इधर की मराठी म्हणजे
मराठीच असते ती. ओके, मला जर तुम्ही मराठवाड्याचे असाल तर माझी मराठी पण तुम्हाला हसण्यासारखी वाटणार आहे. ओके, कारण की मी इथं आहे ना, नागपूरच्या जवळ आहे, तर माझ्या लोकॅलिटी अनुसार माझी मराठी है, तुमच्या लोकॅलिटी अनुसार तुमची मराठी है, तो अलग अलग लैंग्वेजेस होती है. ओके, अब यहाँ पर जो हमारा जो नागपुर गोंदिया वाला जो एरिया है, ये जो पूरा एरिया ये हिंदी साइडर है, तो हम लोग हिंदी काफी अच्छे से और अच्छे से बोल लेते. और अगर मराठवाड़ा की तरफ जाएंगे तो उनकी हिंदी बोलने में और हमारी हिंदी बोलने में काफी फर्क हो. तो डिपेंड करता है आपके एरिया के हिसाब से, आपके डायलेक्ट्स पर. तो लैंग्वेज मतलब भाषा, पर उस भाषा को आप किस तरह से बोलते हो, दैट इज अ बोली भाषा. इट मीन्स डायलेक्ट्स. समझ में आ गया? ये भी भाषा है, ये भी भाषा है, पर लैंग्वेज मतलब भाषा. आप कौन सी भाषा बोल रहे हो? मराठी. पर मराठी 100 तरह की बोली जाती है 100 जगह पर, तो ये हो गई डायलेक्ट्स. समझ में आया? सो महाराष्ट्र स्टेट वॉज फॉर्म 1 मई 1960. 1 मई 1960 को महाराष्ट्र स्टेट की बाउंड्री तय की गई थी. कौन सा महाराष्ट्र स्टेट होगा वो बनाया गया था, वो बताया गया था. इसलिए 1 मई को हम महाराष्ट्र डे मनाते हैं. ओके, इन इंडिया वी हैव बीन फॉर्म ऑन दिस बेसिक ऑफ लैंग्वेज. और इसके अकॉर्डिंग महाराष्ट्र के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे स्टेट को एक लैंग्वेज मिली जो है मराठी. मराठी इज अ स्टेट लैंग्वेज ऑफ महाराष्ट्र. हमारे महाराष्ट्र की स्टेट लैंग्वेज है मराठी. इन महाराष्ट्र देयर इज अ सिमिलरिटी एज वेल एज डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज. महाराष्ट्र में भी बहुत सारी सिमिलरिटी और डाइवर्सिटी. यहाँ हिंदी भी बोली जाती है, मराठी भी बोली जाती है, कोंकणी भी बोली जाती है, अलग अलग है. ओके, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ मराठी वराइज इन अ डिफरेंट रीजन. अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग एरिया में आप जाओगे तो आपको मराठी अलग अलग प्रकार की सुनने में मिलेगी. वी सी अ वैरायटी इन द डायलेक्ट्स दैट आर स्पोकन. हम जो देखो मराठी जो हम बोलते हैं अलग अलग एरिया में, इसमें वैरायटी दिखाई देती है. इस वैरायटी को ही हम डायलेक्ट्स कहते हैं. सो वी शुड वेलकम दिस डाइवर्सिटी. और इस डाइवर्सिटी का हमें क्या करना चाहिए? गर्व करना चाहिए, या फिर हमें उसका स्वागत करना चाहिए कि ओके, इट्स ये होता है, सभी जगह होता है. तो कोकण में कोकणी और मालवानी भाषा बोली जाती है, एक तरह की मराठी है. विदर्भ में वरहाड़ी भाषा बोली जाती है, ये भी एक तरह की मराठी है. और खानदेश में अहिरानी या फिर खानदेशी मराठी बोली है, ये भी एक तरह की मराठी. सो गोरमाटी, कोलामी, कोरकू एक्सेट्रा आर द ट्रेडिशनल डायलेक्ट ऑफ आदिवासी ट्राइब्स ऑफ महाराष्ट्र. ओके, ये अलग अलग तरह की भाषाएं हैं, डायलेक्ट्स है महाराष्ट्र. सो कैन यू टेल, वी फाइंड वैरायटीज इन फेस्टिवल. हमें फेस्टिवल में भी वैरायटीज दिखाई देती है. पोला है, ओके, पोड़ा है, ईद, गणेश उत्सव, क्रिसमस, ओके, एंड दीपावली. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट traditions, everyone celebrate Diwali, Dasara, Christmas, Eid. In Konkan region, festivals such as नाराली पौर्णिमा. ओके, ये देखो, ये अलग ही थोड़ा नाम है, पढ़ने में थोड़ी तकलीफ हो रही है. नाराली पौर्णिमा. ओके, ये फेस्टिवल है. होली है एंड गणेश फेस्टिवल आर मेनली सेलिब्रेटेड. ये अलग अलग तरह के फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किए जाते हैं. द प्लेट्यू रीजन पीपल सेलिब्रेट फेस्टिवल सच एज दसरा, दिवाली एंड बैलपोड़ा. जो प्लेट्यू वाला एरिया होता है वहां पर ज्यादातर लोग दिवाली, दशहरा और बैलपोड़ा मनाते हैं. ओके, बहुत बड़ी मात्रा में. वी सेलिब्रेट अवर नेशनल फेस्टिवल 15 अगस्त एंड 26 जनवरी ऑल ओवर द कंट्री विद अ ग्रेट एंथोसिज्म. मतलब हम बड़े उत्साह से पूरे देश में 15 अगस्त और 26 जनवरी, ये दो ऐसे त्योहार है जो सब लोग मिलकर एक साथ मनाते हैं, बिकॉज ये हमारे राष्ट्रीय मतलब नेशनल फेस्टिवल है. ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हमारा लेसन एंड होता है. और इस लेसन को आपने जरूर एंजॉय किया होगा, और जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी जरूर आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी. अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर सेशन. सो these are the questions and answer, and just take the screenshot and write it in your notebook. Okay, and now I am moving the next page.
ओके, नेक्स्ट पेज इज द नेक्स्ट लेसन। सो क्वेश्चन आंसर इतने ही हैं और इतने ही आपको अपने बुक में लिख लेने हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।